जंग बंदी जो है वो अमलन ख़त्म हो चुकी है। जंग बंदी का ख़ात्मा हो चुका है अमलन और ये अनाउंस हो गया है क्योंकि इस वक़्त महदूद पैमाने पर इस वक़्त बहरी झड़पें हो रही हैं, समंदर में झड़पें हो रही हैं, आबना हुर्मुज़ में और ईरान की समुद्री हदूद में या उससे फ़ासले पर, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं और अमरीकी नेवी जो है वो इस वक़्त मुतहर्रिक है और दूसरी जानिब ईरानी फ़ोर्सेस भी मुतहर्रिक हैं। सदर ट्रंप ने एक अनाउंस किया और कहा उन्होंने कहा कि ईरानी रहनुमा में उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ़ात हैं और इसलिए आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी और साथ ही साथ उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने अपने सोशल मीडिया मैसेज में कहा कि अमरीकी माइन स्वीपर्स जो हैं वो आबना हुर्मुज़ को साफ़ करने में मसरूफ़ हैं और अमरीकी सदर ने अपने एक और बयान में कहा कि इख्तिलाफ़ात की वजह से ये जो मामलात हैं वो सेट नहीं हो रहे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी जो बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म भी उन्होंने दे दिया है। ये हुक्म जारी किया है और उसके बाद ईरान ने 2 जहाज़ जो हैं वो कब्ज़े में लिए थे और उन पे कंट्रोल हासिल किया था। बहरी जहाज़ तिजारती जहाज़ थे, उनकी उन्होंने वीडियोज़ भी जारी कर दी हैं। तो मामलात जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद जो है वो बदस्तूर इस उम्मीद में बैठा है, हमारे फील्ड मार्शल इस उम्मीद पर बैठे हैं कि मामलात जो हैं वो तय किए जाएँगे और एक एग्रीमेंट होगा क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक़्त भी रेड ज़ोन मुकम्मल तौर पर सील है और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालतें जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी खुद ही बनाई थी, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वफाकी गैर आइनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, तमाम की तमाम अदालतें बदस्तूर बंद हैं और पूरा 1 हफ्ता वहाँ पे किसी भी शहरी की दाद-रसी नहीं हो सकी और इसके साथ-साथ रेड ज़ोन में जितने दफ़ातर हैं, वो बंद हैं और वहाँ पे कोई नहीं आ रहा। वफाकी शरई अदालत बंद है, बड़े-बड़े दफ़ातर और लोगों को कहा गया है कि आप घरों में बैठकर काम करें, वर्क फ्रॉम होम जो है, उसके अकॉर्डिंगली चलें। ये तो और दूसरा एक और मामला हुआ है जी उस बड़ी खबर की तरफ जाने से पहले, अभी कुछ देर पहले ये वाक़या हुआ है बल्कि जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, उन्होंने एक खबर जारी की है और वो खबर काफ़ी अलार्मिंग है और अ, उसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं पाया जाता जी। वो खबर है जी ईरानी फ़ोर्सेज़ ने ये पाक ईरान बॉर्डर की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, ये आप खबर देख भी रहे हैं कि ईरानी फ़ोर्सेज़ ने रासिक बॉर्डर पर दहशतगर्द टीम को ख़त्म कर दिया और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और ईरानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ ने जैश-उल-ज़ुल्म दहशतगर्द गिरोह की एक ऑपरेशनल टीम को पाकिस्तान की सरहद से रास्त के इलाके में दरअंदाज़ी के बाद तबाह कर दिया, जिसमें मुतअद्दिद जंगजू मारे गए। ये खबर जो है ये गैर मामूली है और ईरान की तरफ से ये खबर आना और ईरानी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये खबर आना, इसका मतलब वो बड़ा क्लियर है और वो कहना ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी हो रही है और अगर इस खबर को उन्होंने दे भी दिया और बता भी दिया, तो अगर ये खबर आगे जाके मज़ीद मैच्योर होती है और अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है, तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान क्योंकि ईरान का जो मीडिया है, वो अब पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ उसका रुख-ए-अनवर है, तोपों का रुख इधर है। उधर अमरीकी मीडिया का भी और अमरीकी मग़रबी मीडिया का भी और मग़रबी एस्टेब्लिशमेंट जो है, ख़ास तौर पे अमेरिकन, उनका भी जो तोपों का रुख है, वो पाकिस्तान की तरफ है। क्योंकि उन्हें वो डील जिसका उनसे वादा किया गया था, अपने कद काठ से बड़ा ज़िम्मेदारी ले ली गई थी, वो डील नहीं मिल रही और जब वो डील नहीं मिल रही और ईरान आपके काबू में नहीं आया, तो अब सारे का सारा जो है वो नज़ला पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के हुक्मरानों पे गिरेगा, तो यकीनन पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचेगा क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं, वो जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, ये अपनी जगह पे बात मौजूद है लेकिन जो नाजायज़ भी हैं और तब भी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपनी डोमेन से बढ़कर जो वो है, उन्होंने ज़िम्मेदारी ली और बिला वजह जो है वो इसमें गए। अब मैं ज़रा आपको एक-एक करके कुछ आपको बताता हूँ कि इनको कैसे देखा जा रहा है। पिछले 48 घंटों में
جی हाँ, 36 घंटों में, 48 घंटों में, 2 दिन कर लें। 2 दिन के अंदर-अंदर अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ लें, आप फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ लें, आप द इकोनॉमिस्ट को पढ़ लें, और उसमें 3 बातें जो हैं मुसलसल कही जा रही हैं। मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ, क्योंकि उसमें अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो इस वक़्त ज़ेर बहस हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के वो चाहते क्या हैं, और उनकी शख्सियत के बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत को बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं, नंबर 1। और उसके बाद उन्होंने जो बात की है कि सऊदी अरब के साथ होने वाले दिफाई मुआहदे को एक मॉडल के तौर पे देखा जाता है। पाकिस्तान के पास पहले ही 13,000 फौजी और 18 जेट तैयारे जो हैं, वो सहराई ममलिकत सऊदी अरब में तैनात हैं, और इस मुआहदे को आम नहीं किया गया। और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, वो कहते हैं नहीं पता। सऊदी अरब ने सिक्योरिटी की ज़मानतों के बदले में सरमायाकारी का वादा किया है। दिफा और सलामती के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और शायद दीगर जो हैं उनको भी शामिल करने के लिए किसी किस्म की इस्लामी नेटो बनाने की बात भी बढ़ रही है। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा जी, अगरचे फील्ड मार्शल ने अपने जो पत्ते हैं वो बखूबी खेले हैं, लेकिन जोग्राफियाई सियासी कामयाबी और अंदरूनी मसाइल को रोकने के लिए ये चीज़ें काम नहीं आएँगी। ये चीज़ें काम नहीं आएँगी। आप बाहर जो मर्ज़ी आपके नंबर-शंबर बनते रहें, वो कहते हैं नहीं आएँगी। और उसका आईएमएफ और दहशतगर्द शोरश के जुड़वां चश्मे बाकी हैं, और उसके साथ-साथ ज़िंदगी का मयार एक दहाई में बामुश्किल बुलंद हुआ है। मईशत को बेहतर बनाने के लिए फील्ड मार्शल के मंसूबे में बड़ी हद तक फौजी कंट्रोल को बढ़ाना है। यानी कि अगर वो कहते हैं मईशत को भी वो बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बुनियादी उनका जो है मंसूबा, वो है फौजी कंट्रोल को बढ़ाना अपने उमूरे ममलिकत में। और फिर ये कि एक सरमायाकारी काउंसिल बनाई थी जिसके वो सरबराह खुद थे, और इसका नतीजा बिल्कुल नहीं निकला, कामयाब नहीं हो सके। जो बनाई थी एसआईएफसी की बात हो रही है, वो काउंसिल बनाई थी जिसमें $100 अरब फील्ड मार्शल ने लेकर आने थे। और द इकोनॉमिस्ट कहता है जी अपने तज्जिये में, अपनी आगे फिर कंक्लूजन में वो कहता है कि इस जंग शुरू होने के बाद से ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी गुस्सा, जो अवामी गुस्सा है, वो अभी तक दबा हुआ है, वो मंजर आम पे नहीं आया। और इसके साथ-साथ अगर हुकूमत ने अपोज़िशन जमातों को एहतजाज ना करने की तंबीह ना की होती, तो अब तक बहुत सारे मसाइल हो चुके होते। बड़े शहरों को गैस की किल्लत है, ब्लैक आउट का सामना है, आने वाले महीनों में खुराक की कीमतों में इजाफे का खदशा इम्कान मौजूद है। और दूसरी बात है, तशवीश की बात है कि अगर वो इस तरह के मसाइल को ख़त्म करने में नाकाम रहे, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जबर की तरफ बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। यानी वो जो ब्रुटैलिटी उनके तर्ज़े हुक्मरानी में आएगी, ब्रुटैलिटी आएगी, जबर आएगा, उनमें फ़िस्ताहियत आएगी, ताकत का इस्तेमाल, वो ताकत के ज़ोर पर अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश करेंगे। ये और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ होगा, और उसके बाद कहा है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क़ैद तन्हाई में हैं, और एक पॉपुलिस्ट के तौर पे हुकूमत करने के बाद उन्हें 2022 में सियासी और फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट ने माज़ूल कर दिया था। ये रिपोर्ट है, माज़ूल कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्हें मख़सूस इल्ज़ामात के तहत हटा दिया गया। सलाख़ों के पीछे भी उनकी मकबूलियत बढ़ रही है, और उनकी बहन हलीमा जो हैं, वो उनकी और अपोज़िशन की वाज़ेह तौर पे एक आ चुकी है कि आज़ादी या मौत। इसलिए जब फील्ड मार्शल के कवानीन हैं, इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मुबस्सिरीन को शुबा है कि जब तक फील्ड मार्शल के कवानीन हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुताबिक मज़ीद सैकड़ों को बंद कर दिया गया है, यानी कि कारकुनान जो हैं, रहनुमा हैं, वो गिरफ्तार हैं। और जबकि सेनेटर अली ज़फ़र ने बताया कि जब हम एहतजाज का मंसूबा बनाते हैं, हमारे लोगों को घरों से उठाकर नामालूम जगहों पर ले जाया जाता है, जिसे जुज़वी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। फज़लुर रहमान जो पहले आर्मी चीफ के हामी थे, अब वो कहते हैं कि 2024 के इंतखाबात में धांधली की गई थी। और
یہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے الارمنگ بات ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں اس کالم میں تحریر ہے وہ بہت ہی خطرناک. وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ طاقت کے رسیہ ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم طاقت کے رسیہ ہیں، شاطر ہیں، چال باز ہیں اور بے رحم ہیں. اور انہوں نے بہت اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری طاقت اور عہدہ حاصل کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اکانومسٹ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اپنی ان چالوں سے چل کے فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کی قربت حاصل کی اور ان کے پسندیدہ ترین فیلڈ مارشل بن گئے. اور جی ایک پھر ہاں جی یہ آ گیا بات کی. وہ کہتے ہیں وہ آپریٹنگ پارٹ ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان میں جن لوگوں نے اس کے عاصم منیر کے تیزی سے عروج کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تیز، چالاک، بے رحم اور طاقت کے رسیہ ہیں، ویشیس ہیں اور پاور ہنگر ہیں. اور 2022 میں آرمی چیف مقرر ہوئے. وہ تیزی سے پاکستان کے سب سے طاقتور رہنما کے طور پہ ابھرے. اور اگلی بات وہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ جو کچھ انتظامات کر رہے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ وہ فوجی حکمرانی کو اپنے 10 سال سے زیادہ تک اپنی مٹھی میں بند رکھیں. یعنی 10 سال سے زیادہ، دہائی سے زیادہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں. یہ اکانومسٹ کی رپورٹ ہے. اس کے بعد آگے بڑھ کے جی وہ کہتے ہیں کہ فوجی طاقتور کا غلبہ محض پاکستان کے مسائل کو مزید گہرا کرے گا. اور یہ پہلی بار انہوں نے کہا نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی سابق جو ہیں فوجی حکمران آتے رہے ہیں اور وہ عالمی شطرنج کے بورڈ پر کھیلنے کی جو ہے ان کی یہ خواہش پرانی ہے فوجی حکمرانوں کی کہ ہم عالمی ضرورت بنیں. یوں سمجھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمی ضرورت بنیں. عالمی چیس بورڈ جو ہے اس میں ہمارے فوجی حکمران ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہنچیں اور کھیلیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہے دی اکانومسٹ کی رپورٹ ہے. انہوں نے پھر مثالیں دی. 1972 میں صدر نکسن کے دورہ چین سے پہلے امریکہ اور چین کے درمیان بیک ڈور چینل چلانے پر 3 سال گزارے. اور لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عارضی طور پر تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے جی ان کا فائدہ نہیں پہنچتا. ہم دیکھ چکے ہیں جنرل ایوب خان کا کیا ہوا، یحییٰ خان کا کیا بنا، جنرل ضیاء الحق صاحب کا کیا بنا، جنرل مشرف صاحب کا کیا بنا، وہ سارے ہم دیکھ چکے ہیں. اور اس لیے ابھی بھی جو ہے وہ ابھی بھی یہ اب جو فیلڈ مارشل جس وکٹ پر کھیل رہے ہیں اس وکٹ پر بہت سارے ہمارے جرنیل ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں. اب ذرا آپ کو ایک اور جی خبر دیتے ہیں. یہ تو ایک ہو گیا اکانومسٹ کی رپورٹ آ گئی. اب میں ذرا آپ کو فائنینشیل ٹائمز کی کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے. فائنینشیل ٹائمز یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت یو ایس ایران پیس ٹاکس کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اور پاکستان کے آرمی چیف امریکہ اور ایران مذاکرات کے ممکنہ بروکر ہیں. وہ ان کو بروکر کے طور پر لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دلال ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ ثالث نہیں ہے، یہ مصالحت کار نہیں ہے، یہ سہولت کار ہیں اور یہ بروکر کے طور پہ ان کا رول ہے اور یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ممکنہ بروکر کے طور پہ انہیں لے رہے ہیں لیکن انہیں اپنی غیر جانبداری اور معاہدے کو حاصل کرنے کی صلاحیت پر شکوک و شبہات کا سامنا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان پہ اب شک کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ غیر جانبدار ہیں امریکہ کے نزدیک اور ایران کے نزدیک. امریکہ اس کو کیسے دیکھتا ہے اور ایران اس کو کیسے دیکھتا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار مشکوک ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیوں اس معاملے میں اپنے آپ کیوں وائٹ ہاؤس گئے، آپ کیوں آپ نے لنچ کیا، آپ نے کیوں کمٹمنٹس کی بند کمروں میں بیٹھ کے اور پاکستان میں کسی بھی ادارے کو کسی بھی فورم پہ
کابینہ لا علم، نیشنل سیکورٹی کمیٹی لا علم، کور کمانڈرز لا علم، اور آپ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی رپورٹ آ چکی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ لابیسٹ جو ہے وہ انگیج کیے گئے اور پیڈ جو ہے وہ پیمنٹ کر کے اپنی وہاں پہ لابنگ کی گئی. وہاں پہ طریقہ موجود ہے، لیکن وہ لابنگ اگر پاکستان کے لیے کی جاتی، پاکستان کے قرضوں کے لیے کی جاتی، پاکستان کی معیشت کے لیے کی جاتی اور پاکستان کی بہتری کے لیے کی جاتی، وہ تو چلتا ہے. لیکن ایک انڈیویجول جو ہے وہ قومی خزانے سے پیسہ، جناب باجوہ نے بھی یہ حرکت کی تھی، اور قومی خزانے سے پیسے کیے جاتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ لابیسٹ کو انگیج کرنا اور لابنگ کرنا اور پھر ملاقاتیں مانگنا، یہ از خود ایک خطرناک کھیل ہے. اور اسی لیے وہ اس کو بروکر کے طور پہ لے رہے ہیں، اور ان کا کردار وہ کہتے ہیں شکوک و شبہات پر مبنی ہے.